दोस्तों एक बहुत बड़े बंगले में एक कलेक्टर साहब अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तभी एक दिन दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आती है जिसके सर पर एक बहुत बड़ी गठरी रखी हुई थी जिसमें कुछ खिलौने थे और कुछ कपड़े रखे हुए थे। वो बुजुर्ग महिला बिना कुछ सोचे समझे कलेक्टर साहब के घर के अंदर जाने लगती है। तभी दोस्तों वॉचमैन उनको रोक देता है और कहता है कि माँ जी आप कौन हैं और आप घर के अंदर क्यों जा रही हैं, आपको किससे मिलना है, क्या काम है। तब बुजुर्ग महिला कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ और मैं गांव से तुम्हारे साहब से मिलने के लिए आई हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो घर के बाहर वॉचमैन खड़ा था वो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस बुजुर्ग माँ की जो हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा खराब थी। उनके कपड़े गंदे हो चुके थे और साड़ियाँ फटी हुई थी। देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बुजुर्ग माँ कलेक्टर साहब की माँ हो सकती हैं। लेकिन फिर भी वॉचमैन बूढ़ी माँ को एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और घर के अंदर जाता है और कलेक्टर साहब को बुजुर्ग महिला के बारे में बता देता है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब जैसे ही इस तरीके की बात सुनते हैं तो वो तुरंत घर के बाहर आते हैं और कलेक्टर साहब के साथ साथ उनकी पत्नी भी घर से बाहर आती है। तो कलेक्टर साहब अपनी बुजुर्ग माँ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। तभी दोस्तों कलेक्टर साहब की जो माँ थी वो कलेक्टर साहब को देखकर समझ जाती है कि मेरा जो बेटा है वो अब जिंदगी में कामयाब हो गया है और कामयाब होने की वजह से वो मुझसे बात करना नहीं चाहता है, मुझसे मिलना नहीं चाहता है। जिस वजह से बुजुर्ग जो माँ थी उनकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और रोते हुए अपने बेटे से कहती हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई है, मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे पहचानने में गलती हो गई है। हो सकता है कि मेरा बेटा कोई और होगा और मैं गलती से तुम्हारे पास आ गई हूँ। दोस्तों इतना कहने के बाद जो बुजुर्ग महिला थी वो वहाँ से जाने लगती है और कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। तभी दोस्तों जो वॉचमैन घर के बाहर खड़ा था वो बुजुर्ग महिला उस वॉचमैन को अपने पास बुलाती है और उस वॉचमैन से कहती है कि बेटा तुम मेरे लिए एक लेटर लिख सकते हो। तब दोस्तों वॉचमैन कहता है कि माँ जी बताइए क्या लिखना है। अब दोस्तों वॉचमैन उस चिट्ठी को लिखता है, वो बुजुर्ग महिला जो जो कहती है वो चिट्ठी में सब कुछ लिख देता है। लिखने के बाद वो बुजुर्ग महिला वॉचमैन से कहती है कि बेटा इस चिट्ठी को तुम अपने साहब को दे देना और मैं यहाँ से अपने गाँव जा रही हूँ। अब दोस्तों बुजुर्ग महिला वहाँ से वो जो गठरी थी अपने सर पर उठाती है और गठरी लेकर अपने गाँव वापस चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो वॉचमैन था जब उस चिट्ठी को लिख रहा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और चिट्ठी को लिखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वॉचमैन सोच रहा था कि आखिरकार कलेक्टर साहब अपनी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था और कलेक्टर साहब अपनी बुजुर्ग मां को पहचानने से क्यों इनकार कर दिए थे, क्या थी कहानी, क्या था किस्सा। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां रोज रोज ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार की है और बिहार में एक पति और पत्नी एक घर में रहते थे। दोस्तों पति का नाम किशन सिंह होता है और उसकी पत्नी का नाम शारदा देवी होता है। किशन के शादी को कई साल बीत चुके थे लेकिन दोस्तों अभी भी इन लोग को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। शायद दोनों में से किसी एक के अंदर कमी रही होगी जिस वजह से किशन हमेशा डॉक्टर के पास जाता था और अपनी पत्नी का अपना इलाज करवाता था। दोस्तों कभी कोई किशन से कहता था कि उस मंदिर पर चले जाओ, पूजा पाठ कर लो तो तुमको बच्चा पैदा हो जाएगा। तो कुछ लोग ये भी बोलते थे कि इस मंदिर पर चले जाओ, वहां पर मन्नत मांग लो और पूजा पाठ करवा लो तो तुम्हारी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों किशन और उसकी पत्नी की जो इच्छा थी संतान प्राप्ति की वो कभी भी पूरा नहीं होती थी और इसी वजह से दोनों लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अब दोस्तों इस तरीके से इन दोनों लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। जो किशन था वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था और शराब भी पीने लगा था। लेकिन कुछ सालों बाद शारदा देवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस वजह से जो किशन है उनका पति वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इतना ज्यादा खुश हो जाता है जिसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। और दोस्तों खुशी के मारे वो और भी ज्यादा शराब पीने लगता है। पहले तो वो टेंशन में पिया करता था कि उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो खुशी थी उसके पास तो खुशी की वजह से वो टेंशन पिया करता था और यही वजह था कि किशन की तबीयत दारू शराब पीने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन इसी बीच शारदा देवी की डिलीवरी का टाइम हो जाता है जिस वजह से किशन शारदा देवी को यानी कि अपनी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवाता है और शारदा देवी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं। अब दोस्तों घर में खुशियों का माहौल चल जाता है। जो घर पहले वीरान पड़ा हुआ था वो घर अब खुशियों से भर जाता है, जिस वजह से जो किशन सिंह थे वो अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा शराब पीने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास खुशी आ गई थी, यानी कि वो खुश हो गए थे कि उनको बच्चा पैदा हो गया है।
और दोस्तों शराब पीने की वजह से उनका जो लीवर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। किशन सिंह को खून की उल्टियां होने लगती हैं और दोस्तों बीपी हाई होने की वजह से किशन सिंह को हार्ट अटैक आ जाता है और ऑन द स्पॉट वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों घर में एक तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि घर में एक नया मेहमान आया हुआ था और दूसरी तरफ एक मातम का माहौल छा गया था क्योंकि किशन सिंह की मौत हो गई थी, जिस वजह से घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और दोस्तों शारदा देवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शारदा देवी सोच रही थी कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो वो मुझे बच्चा दिए हैं और फिर मेरे पति को छीन लिए हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों यही सारी बातें सोचकर जो शारदा देवी हैं वो फूट फूट कर रो रही थी। अब शारदा देवी पूरे तरीके से अकेले पड़ चुकी थी और उनके बच्चे की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी थी। अब दोस्तों शारदा देवी दूसरों के घरों में जाकर काम काज करती थी, बर्तन धोती थी, पोछा लगाती थी और जो पैसा उनको मिलता था, जो पैसा वो कमाती थी, उसी पैसे से अपने घर का खर्च चलाती थी और अपने बच्चे का देखभाल करती थी। क्योंकि दोस्तों जो किशन सिंह थे, उनका जो पति थे, उनके पास ना तो खेती बाड़ी थी और ना ही कोई दुकान था। किशन सिंह मजदूरी का काम करते थे और किशन के पास सिर्फ उनकी पुश्तैनी घर थी जिसमें वो लोग रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे शारदा देवी का जो बच्चा है वो भी बड़ा हो जाता है और स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एक दिन दोपहर का समय था और शारदा देवी अपने बच्चे को स्कूल में लेने के लिए गई थी। लेकिन स्कूल से लेकर जब वो घर की तरफ जा रही थी तभी उनका बच्चा शारदा देवी से कहता है कि माँ देखो, तुम मुझे स्कूल लेने के लिए मत आया करो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। मेरे सभी दोस्त मुझको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो नौकर है और दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम स्कूल मुझे लेने के लिए मत आया करो। अब दोस्तों शारदा देवी अपने बच्चे की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपने मन में सोचने लगती हैं कि अगर मैं नौकरों का काम करती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं दूसरों के घरों में जाकर काम करती हूँ। लेकिन ये बात तुमको समझ में अभी नहीं आएगी। दोस्तों शारदा देवी यही सब सोच रही थी और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन फिर भी उसको छोटा सा बच्चा समझकर उसको माफ कर देती हैं और कहती कि बेटा ठीक है, अब तुम 15 साल के हो गए हो और तुम बड़े भी हो गए हो तो तुम अब अकेले स्कूल जा सकते हो और स्कूल से अकेले घर भी आ सकते हो। आज के बाद मैं तुमको स्कूल लेने के लिए नहीं आऊंगी। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था और जो बच्चा है वो भी बड़ा हो जाता है, उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्कूल के जो मास्टर जी लोग थे वो लोग अक्सर शारदा देवी से कहते थे कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जिस वजह से शारदा देवी अपने बच्चे को आगे की पढ़ाई पढ़ाना चाहती थी और उसको पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना चाहती थी। तभी दोस्तों एक दिन शारदा देवी का लड़का उनसे कहता है कि माँ मुझे शहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तब शारदा देवी कहती हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुमको पैसा भेज दिया करूँगी, तुम पैसे रुपए का टेंशन मत लो, लेकिन तुम वहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ से एक बड़ा आदमी बनकर वापस लौटना। मैं तुमको एक बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ क्योंकि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये सपना तुम्हारे पापा का था और वो चाहते थे कि तुम बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनो। अब दोस्तों इस तरीके से शारदा देवी का जो लड़का है वो घर छोड़ देता है और शहर चला जाता है पढ़ाई करने के लिए और शहर में रहकर खूब माल लगाकर पढ़ाई करता है। दोस्तों शारदा देवी महीने में 10-15 हज़ार रुपए भेज दिया करती थी जिससे उनके बच्चे का खर्च निकल जाया करता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शारदा देवी के लड़के का नाम रंजीत था क्योंकि रंजीत अपने घर की हालत देख चुका था तो वो समझ चुका था कि जब तक वो पढ़ लिख कर कुछ कामयाब इंसान नहीं बन जाएगा तब तक वो अपने घर की स्थिति को नहीं सुधार पाएगा। यही वजह था कि रंजीत खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है और दोस्तों उसकी मेहनत भी एक दिन रंग लाती है और रंजीत एक कलेक्टर बन जाता है। लेकिन कलेक्टर बनने के बाद रंजीत सबसे पहले अपनी माँ को फोन करता है और बताता है कि माँ मैं एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ, जिस वजह से रंजीत की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने गांव में मिठाई बंटवाती हैं और पूरे गांव में चिल्ला चिल्लाकर सबसे कहने लगती हैं कि देखो मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा जो है वो एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। लेकिन दोस्तों जो गांव के लोग थे ना वो लोग शारदा देवी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि शारदा देवी पागल हो चुकी है और पागलों वाली बातें कर रही है, ये तो खुद नौकरों का काम करती है तो इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है। इस तरीके की बातें गांव के लोग कहते थे। लेकिन शारदा देवी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनका जो बेटा है वो कलेक्टर बन गया है
ये अलग बात थी कि गांव के लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजरने लगा था और उधर जो रंजीत था वो कलेक्टर बन चुका था और अपनी ड्यूटी कर रहा था, और शारदा देवी अपने गांव पर रहकर दूसरों के घरों में जाकर कामकाज कर रही थी और इस तरीके से इन सभी लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है तो दोस्तों इसी बीच में रंजीत की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है और रंजीत उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन रंजीत जब पहली बार उस लड़की से मिला था तो उसको बताया था कि मैं अनाथ हूं और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों यही वजह था कि वो लड़की रंजीत से प्यार करने लगती है और कुछ समय बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन शादी करने के बाद रंजीत अपनी माँ को फोन करता है और बताता है कि माँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और मैंने उसे शादी कर लिया है। लेकिन दोस्तों जब शारदा देवी को ये बात पता चलता है, जब ये बात वो सुनती हैं कि मेरा बेटा शादी कर चुका है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि शारदा देवी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सपना सजाई थी और बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन उनका सपना भी टूट जाता है। फिर दोस्तों शारदा देवी सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे बेटे की ज़िंदगी है, उसको जैसे अच्छा लगा है उसने वैसा किया है। यही सब सोचकर शारदा देवी अपने बेटे का विरोध नहीं करती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी शादी कर लिया है, लेकिन तुमको मुझे भी बुलाना चाहिए था, और अगर शादी में मुझे बुलाते तो मैं बहुत खुश होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तुम बहू को लेकर घर पर कब आओगे? तब रंजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगा, जैसे ही थोड़ा वक्त मिलेगा तो मैं पूनम को लेकर घर पर जरूर आऊँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रंजीत की पत्नी का नाम पूनम था। तब दोस्तों शारदा देवी कहती हैं कि ठीक है बेटा, तुम जल्दी से घर पर लेकर उसको आ जाओ, मुझे बहू को देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तब रंजीत कहता है कि ठीक है माँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे बहू को लेकर घर पर आऊँगा। अब दोस्तों इस तरीके से रंजीत अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रहने लगा था और उसकी जो माँ थी वो गाँव में रहकर अपनी काम काज कर रही थी और इस तरीके से सभी लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी। और देखते ही देखते पूरे 2-3 साल जब बीत जाता है तब रंजीत फिर से अपनी माँ को फ़ोन करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हें एक पोता हुआ है और तुम्हारी बहू ने एक लड़के को जन्म दिया है, जिस वजह से शारदा देवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी भी थी, क्योंकि दोस्तों अभी तक शारदा देवी अपनी बहू से नहीं मिली थी, ना ही उसको देखी थी, और उसका एक बच्चा भी पैदा हो गया था। तो शारदा देवी अपने पोते को भी देखना चाहती थी, जिस वजह से शारदा देवी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपने बहू से और अपने पोते से मिलने के लिए परेशान हो जाती हैं। शारदा देवी अपने बेटे से, अपने बेटे रंजीत से कहती हैं कि बेटा तुम अपना पता मुझे बता दो, मैं वहां पर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। तब दोस्तों रंजीत अपनी माँ को अपने घर का एड्रेस बता देता है, उनको लिखवा देता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम अभी मुझसे मिलने के लिए मत आना, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आना। तब दोस्तों शारदा देवी रंजीत से कहती हैं कि बेटा तुम ही क्यों नहीं घर पर आ जाते हो मुझसे मिलने के लिए, तुमको देखने का और बहू को देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और मैं पोते को भी देखना चाहती हूँ। और हमारे गाँव के सभी लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बुढ़िया झूठ बोलती है कि उसका बेटा कलेक्टर बन गया है, अगर उसका बेटा कलेक्टर बन गया होता तो अपनी माँ को घर पर क्यों छोड़ता। दोस्तों वो शारदा देवी अपने बेटे से कहती हैं कि गांव के लोग इस तरीके की बात कहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी दोस्तों रंजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ सही समय का इंतजार करो, जब समय आएगा तो मैं तुमको अपनी पत्नी से और अपने बेटे से जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन दोस्तों शारदा देवी अपने बेटे की बात को नहीं मानती हैं और सोचती हैं कि इस बार रंजीत को मैं बिना बताए उसके घर पर पहुंच जाऊंगी और बेटे को और बहू को सरप्राइज दूंगी। अब दोस्तों यही वजह था कि रंजीत की जो माँ थी शारदा देवी, वो 1-2 महीने तक खूब मेहनत करती हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करती हैं और 2 महीने बाद वो जिस एड्रेस जो रंजीत उनको बताया था उसी एड्रेस पर पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां जाने से पहले शारदा देवी अपने पोते के लिए कुछ खिलौना खरीदती हैं और अपनी बहू के लिए कुछ नई नई साड़ियाँ भी खरीदती हैं और उसका एक गठरी बनाकर अपने सर पर रख लेती हैं और फिर अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। वहां जाने के बाद वो शारदा देवी कलेक्टर साहब के घर के अंदर जब जाने लगती हैं तभी दोस्तों बाहर एक वॉचमैन खड़ा था और वो वॉचमैन बूढ़ी माँ को देखता है तो देख के उनसे पूछता है कि माँ जी आप घर के अंदर कहाँ जा रही हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। तब शारदा देवी उस वॉचमैन से कहती हैं कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए गाँव से आई हूँ, घर से आई हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तब दोस्तों वॉचमैन उनसे कहता है कि माँ जी आप यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं साहब से बोल दे रहा हूँ कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। अब दोस्तों वॉचमैन घर के अंदर जाता है और कलेक्टर साहब से बताता है कि साहब आपकी माँ आपसे मिलने के लिए आई हैं।
तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरी माँ यहाँ पर कैसे आ सकती है, मेरी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो मर चुकी है। क्योंकि दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब के पास में उनकी पत्नी जो पूनम थी वो बैठी हुई थी, जिस वजह से कलेक्टर साहब इस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहे थे। लेकिन कलेक्टर साहब जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो कलेक्टर साहब की पत्नी भी उनके साथ घर से बाहर चली आती हैं। तब कलेक्टर साहब की जो माँ थी वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी कलेक्टर साहब कहते हैं अपनी माँ से कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस लिए मुझसे मिलने के लिए आई हैं। तब शारदा देवी कहती कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तब कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब शारदा देवी समझ जाती हैं कि जो मेरा जो बेटा है वो अब कामयाब हो गया है और मेरे साथ अब नहीं रहना चाहता है। जिस वजह से शारदा देवी रोते हुए कहती है कि ठीक है बेटा, हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमको परेशान करने के लिए। दोस्तों इतना कहने के बाद जो शारदा देवी थी वो कलेक्टर साहब के घर से जाने लगती हैं और कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। तभी दोस्तों शारदा देवी जो वॉचमैन घर के बाहर खड़ा था उसको अपने पास बुलाती हैं और वॉचमैन से कहती हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो। तब दोस्तों वॉचमैन कहता है कि हाँ माँ जी, आप बताइए क्या लिखना है। अब दोस्तों शारदा देवी जो बताती हैं वॉचमैन उस चिट्ठी में सब कुछ लिख देता है। लेकिन उस चिट्ठी को लिखते वक्त जो वॉचमैन था वो जब लिख रहा था तो उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे और वॉचमैन सोचने लगता है कि आखिरकार जो कलेक्टर साहब हैं इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों चिट्ठी लिखने के बाद शारदा देवी अपना गठरी उठाती हैं, अपने सर पर रखती हैं और वहां से वापस अपने गांव चली जाती हैं। लेकिन वॉचमैन जब कलेक्टर साहब को वो चिट्ठी देता है तो दोस्तों कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को पढ़ते नहीं हैं और उस चिट्ठी को अपने रूम के अंदर रखकर ड्यूटी पर चले जाते हैं। लेकिन जब शाम को ड्यूटी से घर पर आते हैं तो कलेक्टर साहब देखते हैं कि उनकी पत्नी जो पूनम है वो उस चिट्ठी को पढ़ रही है और पढ़कर फुट फुट कर रो रही है। जब कलेक्टर साहब पूनम के हाथों में वो चिट्ठी देखते हैं तो उनको याद आ जाता है कि उनकी माँ ने वो चिट्ठी वॉचमैन को दिया था और मुझे उस चिट्ठी को पढ़ना था। जिस वजह से कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को उसके हाथों से लेकर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी कलेक्टर साहब से कहती है कि आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, जो माँ आपको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाई है, आप उसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और छोड़ना तो दूर की बात है, आप उसको मरा हुआ साबित कैसे कर सकते हैं और आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं कि आप अनाथ हैं, आपका कोई भी नहीं है। अब दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने निकल कर आए, क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं तुमसे बोला था कि मैं अनाथ हूँ और मेरे माता पिता नहीं हैं। यही वजह था कि उस दिन मैंने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर तुम खड़ी थी। अगर तुमको वहाँ पर पता चल जाता कि मेरी माँ जीवित है तो तुम मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैंने उस दिन माँ को घर से निकाल दिया था और उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों जब पूनम अपने पति की इस तरीके की बातें को सुनती है तो उसको अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी कलेक्टर साहब पूनम से कहते हैं कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं आज ही गाँव जा रहा हूँ, अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तब दोस्तों पूनम कहती कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी गाँव पर कभी नहीं गई हूँ, मैं भी आपके साथ आपकी माँ के घर पर चलूँगी और उनसे मिलूँगी। अब दोस्तों इस तरीके से कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को और अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर पर, गांव वाले घर पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद पूनम सबसे पहले शारदा देवी का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है और फिर उनसे माफ़ी मांगती है और पूरी कहानी उनको बताती है कि कलेक्टर साहब इसी वजह से आपको उस दिन पहचानने से इनकार कर दिए थे। अब दोस्तों शारदा देवी को जब ये बात पता चलती है, जब वो ये बात सुनती हैं तो शारदा देवी अपने बच्चे को माफ़ कर देती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझसे पहले ही बता देते कि तुम मतलब इससे झूठ बोले हो तो मैं वहाँ पर नहीं आती। अब दोस्तों इस तरीके से शारदा देवी फिर से मान जाती हैं और अपने बहू को और अपने बेटे को, अपने पोते को देखकर अपनी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि गांव में घूम घूम कर फिर से सबसे कहने लगती हैं कि देखो मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है और आज मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया है। तब दोस्तों गाँव वाले ये बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और गाँव वाले सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया तो सही बोल रही थी कि उसका जो बेटा है वो कलेक्टर बन चुका है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब उस दिन के बाद से
अपनी माँ के साथ गांव पर 1-2 दिन रहते हैं, माँ के साथ हंसी खुशी कुछ वक्त गुजारते हैं और अपनी माँ को लेकर चले आते हैं जहाँ पर जिस बंगले में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, और वहीं पर शारदा देवी भी रहने लगती हैं और इस तरीके से हंसी खुशी सबकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों शारदा देवी उस दिन वॉचमैन से उस चिट्ठी में ये लिखवाई थी कि बेटा मैंने तुमको पाल पोस कर सिर्फ इसलिए नहीं बड़ा किया है कि तुम मुझे ही भूल जाओ, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम एक बड़े आदमी बन गए हो और अब तुमको मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा सब कुछ है और हंसी खुशी तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि भगवान तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकत कभी ना करे, क्योंकि जो तुम गलती अपने माँ के साथ कर रहे हो कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। मैं भगवान से ये दुआ करूंगी, तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। दोस्तों इस तरीके की बातें उस चिट्ठी में लिखी हुई थी, जिस वजह से उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जो पूनम थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसका जो पति था जो रंजीत था वो उस चिट्ठी को पढ़कर रोने लगा था, जिस वजह से वो अपने गांव पर जाता है और अपनी मां को लेकर यहां पर घर पर आता है और इस तरीके से अब सभी लोगों की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।